हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेज़र्स के बारे में। तो इस लेक्चर में हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू लेज़र, आफ्टर दैट हिस्ट्री ऑफ लेज़र, देन हम डिस्कस करेंगे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के बारे में, स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में, स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे लेज़र का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, लेज़र के कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र बीम, यानी जो लेज़र लाइट होती है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए, लेज़र की फुल फॉर्म होती है, इट इज़ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जो लेज़र लाइट होती है वो एक तरह की मोनोक्रोमेटिक, यूनिडायरेक्शनल, कोहेरेंट और हाईली इंटेंस बीम होती है लाइट की। यानी ये नेचर के अंदर नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि हम इसे किसी लेज़र डिवाइस की हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम अब ये देखें कि लेज़र लाइट जो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है उनसे किस तरीके से डिफरेंट होती है। ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट जैसे हम जो कन्वेंशनली यूज़ करते हैं लाइक बल्ब और ट्यूबलाइट, तो लेज़र लाइट इन ऑर्डिनरी सोर्सेज ऑफ लाइट से किस तरीके से डिफरेंट है, इसके लिए 4 प्रॉपर्टीज़ हम कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोक्रोमेटिसिटी की। देखिए, जो लेज़र लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होती है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाली लाइट बीम को एमिट करती है। यानी जो लाइट बीम एमिट होगी लेज़र सोर्स से वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर वेवलेंथ की होती है। जबकि अगर आप ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट की बात करोगे जैसे बल्ब और ट्यूबलाइट, इसमें जो लाइट बीम एमिट होती है उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। अगर हम सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें तो वो है डायरेक्शनलिटी। देखिए, डायरेक्शनलिटी का मतलब क्या होता है कि जो लेज़र लाइट होती है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, यानी एक यूनिडायरेक्शनल होती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। जबकि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट बीम्स को एमिट कर देती है, यानी वो एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करती बट इट प्रोपगेट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। थर्ड अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस की हम बात करें तो वो है इंटेंसिटी। देखिए, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि यूनिट एरिया में पर सेकेंड कितनी लाइट फॉल करती है। इट मीन्स लाइट और एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इंटेंसिटी होती है। तो जो लेज़र लाइट होती है वो हाईली इंटेंस लाइट होती है, क्योंकि अभी हमने देखा वो यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में सिंगल डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है। इसका मतलब हम उसको स्मॉल रीजन में, एक छोटे से रीजन में कंसंट्रेट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो लेज़र लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो हाईली इंटेंस होती है। जबकि जो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर जाती है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लेज़र लाइट। फोर्थ जो है पॉइंट ऑफ डिफरेंस वो है कोहेरेंस। देखिए, जो लेज़र लाइट होती है, जो लेज़र लाइट सोर्सेज होते हैं वो हाईली कोहेरेंट होते हैं। वो 2 तरह की कोहेरेंस शो करते हैं, टेम्पोरल एंड स्पेशल कोहेरेंस। क्योंकि इसमें जो फोटॉन्स एमिट होते हैं उनके बीच में एक डेफिनेट फेज रिलेशनशिप होता है। क्योंकि हम देखो सारे के सारे फोटोन जो हैं वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, तो उनके बीच में एक फेज रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि जो लेज़र लाइट है वो हाईली कोहेरेंट होती है। जबकि जो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है वो कोहेरेंट नहीं होती है। अगर हम बात करें लेज़र की एप्लीकेशंस के बारे में कि लेज़र का हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए लेज़र्स को हम डिफरेंट सेक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम कटिंग में, वेल्डिंग में, ड्रिलिंग में लेज़र्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर में हम आई सर्जरीज में, किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट में, अनवांटेड हेयर रिमूवल में हम यूज़ कर सकते हैं लेज़र लाइट का। कम्युनिकेशन सेक्टर्स में भी, मिलिट्री और डिफेंस सेक्टर में भी लेज़र लाइट काफ़ी एप्लीकेबल है, काफ़ी यूज़ होता है। अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें तो बारकोड रीडर्स जो होते हैं उनमें लेज़र लाइट यूज़ होती है। आपने देखा होगा बारकोड रीडर्स यूज़ होते हैं लाइब्रेरीज में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में, तो वहाँ पे लेज़र लाइट का यूज़ होता है। इसके अलावा लेज़र प्रिंटर्स होते हैं, लेज़र शोज़ जो होते हैं वहाँ सब पे लेज़र लाइट यूज़ होती है। तो हम इसके बारे में एक बार स्टडी करते हैं। देखिए, अभी लाइट की, लेज़र की हमने फुल फॉर्म देख ली, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यहाँ हम इस डायग्राम में देख सकते हैं एक पर्टिकुलर कलर की, वेवलेंथ की और फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है लेज़र लाइट। जैसे आप यहाँ देख रहे हो रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर की।
तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लेज़र एक ऐसी डिवाइस है दैट एमिट्स अ कॉलिमेटेड मोनोक्रोमेटिक हाईली इंटेंस यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट। देखिए कॉलिमेटेड का मतलब क्या होता है, जो लेज़र लाइट है वो पैरेलल रेज की फॉर्म में ट्रैवल करती है, यानी जब वो प्रोपेगेशन करती है तो उसका जो स्प्रेड होता है वो मिनिमम होता है, वो मिनिमम स्प्रेड करती है, पैरेलल रेज की फॉर्म में ही ट्रैवल करती है। अगर हम बात करें कि लेज़र लाइट किस तरह से ऑर्डिनरी लाइट से डिफरेंट होती है, तो 4 फीचर्स अभी हमने डिस्कस किए। पहला है मोनोक्रोमेटिसिटी। मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब ये है कि जो लेज़र लाइट है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ एक पर्टिकुलर कलर की बीम को एमिट करती है, लाइट बीम को एमिट करती है। सेकंड जो है फीचर इंपॉर्टेंट वो है आपका डायरेक्शनलिटी। जो लेज़र लाइट बीम है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, जबकि जो ऑर्डिनरी सोर्स है वो हर डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर लाइट बीम्स को एमिट करता है, जबकि जो लेज़र लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ट्रैवल करती है। थर्ड जो फीचर है वो है इंटेंसिटी। लेज़र लाइट जो है हाईली इंटेंस बीम है, इसको हम स्मॉल एरिया के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। इवन जो 1 वॉट की लेज़र है वो 1000 टाइम मोर इंटेंस होती है देन 100 वॉट ऑर्डिनरी बल्ब, यानी उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट। फोर्थ जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि लेज़र बीम जो है वो हाईली कोहेरेंट होती है, क्योंकि इसमें जो फोटॉन्स एमिट होते हैं लेज़र बीम में उनके बीच में एक डेफिनेट फेज कॉरिलेशन होता है। यही प्रॉपर्टी जो है कोहेरेंस की जो प्रॉपर्टी है, यही ऊपर जो हमने 3 फीचर्स पढ़े हैं मोनोक्रोमेटिसिटी, इंटेंसिटी और डायरेक्शनलिटी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ हमने पॉइंट ऑफ डिफरेंस कंसिडर किए। देखिए यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे लेज़र लाइट है और ये नॉर्मल लाइट है। जो लेज़र लाइट है वो यूनिडायरेक्शनल है, इस तरीके से पैरेलल रेज की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, जबकि जो नॉर्मल लाइट है वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रही है, इस तरीके से प्रोपेगेट कर रही है। तो हमने पहला पॉइंट देखा, ये मोनोक्रोमेटिक होती है लेज़र लाइट, जबकि ये पॉलीक्रोमेटिक होती है, इसमें मैनी कलर्स होते हैं, जबकि ये सिंगल कलर एमिट करती है। सेकंड कोहेरेंट होती है, ये नॉन कोहेरेंट होते हैं। थर्ड डायरेक्शनल होते हैं, कॉलिमेटेड होते हैं, यानी कि इनकी जो डाइवर्जेंस होती है वो मिनिमम है, स्प्रेड कम होता है और पैरेलल बीम की फॉर्म में ये ट्रैवल करती है लेज़र लाइट। जबकि जो नॉर्मल लाइट है वो नॉन डायरेक्शनल है, नॉन कॉलिमेटेड होती है, यानी कि वो स्कैटर्ड होती है, इस तरीके से डाइवर्ज होती है। फोर्थ पॉइंट हाईली इंटेंस, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है तो हाईली इंटेंस रहेगी, जबकि नॉर्मल लाइट की आप बात करोगे, ये देखिए डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेट करती है, तो इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू लेज़र लाइट। अब हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ लेज़र लाइट, यानी लेज़र लाइट की हिस्ट्री के बारे में हम पता करते हैं। तो देखिए 1900 में जो मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो लाइट होती है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी से कंसिस्ट होती है, यानी इनसे मिलकर वो बनी होती है, और इन टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी को फोटॉन्स कहा जाता है, सच दैट एक फोटॉन की एनर्जी होती है hν। उसके बाद 1917 में अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, उन्होंने स्टिमुलेटेड एमिशन का कॉन्सेप्ट दिया, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके 1954 में प्रोफेसर C.H. टॉन्स और उनके कोवर्कर से मिलके मेजर को डेवलप किया। देखिए मेजर का मतलब है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। फिर 1958 में शैलो एंड टॉन्स ने मेजर प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए उसको एक्सटेंड किया विजिबल रीजन में, और उसके बाद डॉक्टर T.H. मेमैन ने फर्स्ट लेज़र जो रूबी लेज़र है उसको फैब्रिकेट किया 1960 में। जो रूबी लेज़र है वो एक तरह की सॉलिड स्टेट लेज़र थी, जो रेड कलर ऑफ लाइट उसको एमिट करती है, यानी जो रूबी लेज़र है जो सबसे पहले 1960 में डेवलप हुई थी, वो रेड कलर लाइट का एमिट करती थी, जिसकी वेवलेंथ थी 694.3 नैनोमीटर। उसके बाद हीलियम नियन लेज़र डेवलप हुई, और इसके केस में जो एक्टिव मीडियम था वो गैशियस मिक्सचर था ऑफ हीलियम एंड नियन। देखिए यूबी लेज़र के केस में जो एक्टिव मीडियम था वो सॉलिड था, एक रूबी रॉड यूज़ होती थी, और यहाँ पे जो हीलियम नियन लेज़र है, यहाँ पे जो एक्टिव मीडियम था वो गैशियस मिक्सचर था हीलियम और नियॉन का। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो आज तो बहुत सारी लेज़र्स डेवलप हो गए हैं, बहुत सारे लेज़र्स की टाइप्स हो गई हैं। तो ये था इसकी हिस्ट्री के बारे में। अगर हम लेज़र एक्शन की बात करें कि लेज़र किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से एक्शन करती है, तो देखिए इसके बारे में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले 2 टर्म्स को डिस्कस करना होगा, रेडिएटिव एब्जॉर्प्शन और एमिशन।
ये क्या होता है इसके बारे में पता करना होगा। देखिए एटम्स के अंदर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस करते हैं, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं। इसमें या तो वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को या वो एमिट करते हैं EM रेडिएशन को, यानी ये फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर फोटोन को एमिट आउट करते हैं। अगर जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में होती है तो फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं, या आप कह सकते हो फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट तो इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या आप कह सकते हो फोटॉन्स एमिट होते हैं। इट मीन्स देयर इज एमिशन ऑफ फोटॉन्स। अगर हम एटम के लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल की बात करें जिसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, तो देखिए ग्राउंड स्टेट के अंदर एटम के पास मिनिमम एनर्जी होती है या आप कह सकते हो लोवेस्ट एनर्जी होती है। तो यहाँ हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट एंड देन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। तो ये जो ट्रांजिशन होती है बिटवीन दीज एनर्जी लेवल्स, इनको हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप तो है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस एमिशन और थर्ड है स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन। ये जो थर्ड टाइप है जिसे हम कह रहे हैं स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन, यही बेसिक प्रिंसिपल होता है लेजर्स का। देखिए 1916 के अंदर एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे इन्होंने स्टडी किया था इंटरेक्शन ऑफ EM रेडिएशन विद मैटर। इट मीन्स किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि 3 तरीके से कोई भी रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, जिसके बेस पे ये 3 टाइप हम देख रहे हैं। अब हम स्टडी करते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के बारे में। देखिए स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन पढ़ने से पहले हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है। देखिए एटम के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, या आप कह सकते हो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं, इन्हें हम शेल्स भी बोल सकते हैं। और ये इस तरीके से KLM शेल्स में डिवाइड होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें K शेल की, तो देखिए K शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 1 होता है। अगर L शेल की हम बात करें तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होता है। सिमिलरली 3 होता है, M का 4 होता है, N का एंड सो ऑन। अगर हम ये देखें कि एक शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं तो इसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 2n²। अगर हम K शेल की बात करेंगे तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N जो है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम L शेल की बात करें तो L का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 2 होता है, तो यहाँ हम पुट करेंगे तो 2n² में, तो 2 × 2 का स्क्वायर बन जाएगा, दैट मीन्स 8। इसका मतलब L शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। इस स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए हम लिथियम का एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। देखिए इस डायग्राम में यहाँ हमने यहाँ पे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर कंसिडर किया है। यहाँ पे न्यूक्लियस है सेंटर में, इसके बाद एनर्जी लेवल्स हैं जिन्हें आप ऑर्बिट्स भी कह सकते हो, KLMN। इस तरीके से फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एंड फोर्थ एनर्जी लेवल, सच दैट फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकेंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए हम लिथियम की बात कर रहे थे, तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2 और 1। इट मीन्स K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और L शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आता है। मान लेते हैं K शेल की जो एनर्जी है वो E1 है। K शेल यहाँ पे लोअर स्टेट है, और जो L शेल है इसकी एनर्जी E2 है, और ये L शेल यहाँ पे हाई स्टेट है। इस तरीके से यहाँ हमने न्यूक्लियस मान लिया है, ये K शेल है, ये L शेल है, इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने K को 2 और L में 1 डाल दिया है। अब जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं तब तक ना तो वो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ना एनर्जी का रिलीज़ करते हैं। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एनर्जी रिलीज तब होती है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हैं।
मान लेते हैं जो के शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर हमने एक फोटोन जिसकी एनर्जी एच न्यू है इसको इंसिडेंट करवाया। तो अगर फोटोन एच न्यू एनर्जी का इंसिडेंट करवाया तो जो के शेल का इलेक्ट्रॉन है इस एच न्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इसको एब्जॉर्ब करके हाइयर स्टेट अपर स्टेट जो कि एल शेल है उसके अंदर चला जाएगा, सच दैट जो एच न्यू होगा जो फोटोन की एनर्जी होगी ये बराबर होगी E2 माइनस E1, यानी एच न्यू इज इक्वल्स टू दोनों ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर। तो इस प्रोसेस में हमने देखा एक ग्राउंड स्टेट या आप कह सकते हो लोअर स्टेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन फोटोन्स को एब्जॉर्ब करता है जिसकी एनर्जी एच न्यू है और इसको एब्जॉर्ब करके वो हाइयर स्टेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। इस फिनोमेना को कहा जाता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को ट्रिगर करवाया है, स्टिमुलेट करवाया, फोर्स करवाया है बाहर से फोटोन को उसके ऊपर इंसिडेंट करके, जो कि ग्राउंड स्टेट की शेल में था। बाद में हमने उसको फोटोन को इंसिडेंट करवाया, उसको एनर्जी दी जिसकी वजह से वो एक्साइट हो गया, स्टिमुलेट हो गया और उसके बाद वो अपर स्टेट यानी कि जो आपका के एल शेल है उसके अंदर चला जाता है। तो ये जो फिनोमिना है इसी को कहा जाता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, सच दैट जो एच न्यू एनर्जी है वो बराबर होती है दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर। तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। सो लेट अस कंसिडर कि इनिशियली जो एटम है जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने लोअर स्टेट के अंदर है और लोअर स्टेट की एनर्जी E1 है। तो जैसे ही हम एच न्यू एनर्जी का एक फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो कि पहले अपने लोअर स्टेट में था इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके अपर स्टेट में जंप कर जाएगा। अपर स्टेट की एनर्जी E2 है, सच दैट एच न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, यानी जो फोटोन की एनर्जी है वो दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इंड्यूस एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। आप यहाँ भी देख सकते हो कि ए यहाँ पे डिनोट कर रहा है जो एटम है वो पहले अपने लोअर स्टेट में था, बाद में हमने एक एच न्यू एनर्जी का फोटोन इसके ऊपर एब्जॉर्ब किया और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये एटम अपने एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ए स्टार यहाँ पे डिनोट कर रहा है एटम इन द एक्साइटेड स्टेट। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो यहाँ पे हमने दो लेवल्स कंसिडर किए हैं, लोअर स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, सच दैट बिफोर एब्जॉर्प्शन जो एटम है जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने लोअर स्टेट में था, बाद में हमने एच न्यू एनर्जी का फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये एटम अपने एक्साइटेड स्टेट में चला गया, सच दैट आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्साइटेड स्टेट में है और यहाँ जो फोटोन की एनर्जी है एच न्यू वो बराबर है E2 माइनस E1, यानी दोनों लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर है। तो अब हम स्टडी करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के बारे में जो है स्पॉन्टेनियस एमिशन। देखिए अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में रहने का एक बहुत ही कम लाइफ टाइम होता है, यानी बहुत ही कम टाइम जो लगभग होता है 10⁻⁻⁸ सेकेंड्स। इतनी देर तक ही इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है। तो इतने टाइम के बाद वो वापस नीचे आएगा कि हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है और स्टेबल तभी होगी जब उसकी एनर्जी मिनिमम होगी, और हम जानते हैं ग्राउंड स्टेट में एनर्जी मिनिमम होती है, लोवेस्ट एनर्जी होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में नीचे आएगा तो वो एक फोटोन को एमिट करेगा जिसकी एनर्जी एच न्यू होगी। ये जो फोटोन है वो सेम एनर्जी का होगा जितना उसने एब्जॉर्ब किया था जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फोटोन है वो अपने आप एमिट हुआ है, हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी कोई एक्सटर्नल एजेंसी का यूज़ नहीं किया है, तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब यहाँ पे जो फोटोन एमिट हुआ है वो डिफरेंट डायरेक्शन में एमिट हुआ है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फोटोन एमिट होंगे उनके बीच में कोई डेफिनेट फेज कोरिलेशन नहीं होगा, वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इस केस के अंदर हमें लेज़र लाइट एमिट नहीं होगी और यहाँ पे इनकोहेरेंट एमिशन होगा फोटोन्स का, उनके बीच में कोई भी फेज कोरिलेशन नहीं होगा। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सो कंसिडर करते हैं कि इनिशियली जो एटम है अपनी हाइयर एनर्जी स्टेट में था जिसकी एनर्जी E2 है, तो जो नॉर्मल टाइम लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट में वो 10⁻⁸ सेकेंड होता है। तो इतने टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन वापस ट्रांजिशन करेगा टू इट्स लोअर एनर्जी स्टेट
इवन। तो इस ट्रांजिशन, जब वो ट्रांजिशन करेगा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तब वो एक फोटोन को एमिट करेगा और इस फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, एच न्यू बराबर है E2 माइनस E1 के। ये जो फोटोन का एमिशन है ये अपने आप हो रहा है, ऑन इट्स ऑन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि बिफोर एमिशन जो इलेक्ट्रॉन है अपने एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड है, जो कि बहुत कम होता है। तो इतने टाइम के बाद वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एक फोटोन को एमिट करेगा जिसकी एनर्जी एच न्यू है। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी का यूज़ नहीं हुआ है, सब ये स्पॉन्टेनियस हुआ है, इसलिए इसे प्रोसेस को कहा जाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ ए फोटोन है बाय एन एटम विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो आप यहाँ इसमें देख भी सकते हैं, हमने डिनोट किया है A स्टार A प्लस एच न्यू, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है पहले अपने एक्साइटेड स्टेट में था, बाद में ये वहाँ 10⁻⁻8 सेकेंड्स ही रह सकता था, तो ये अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है तो एक फोटोन को एमिट करता है और इस फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, वेयर एच न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। देखिए ये जो ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ये दो तरीके से हो सकती है। एक तरीका तो अभी हमने पढ़ा बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁻8 सेकेंड्स रहने के बाद वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा होता है तो एक फोटोन एमिट करता है और उस फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है। तो इस तरह जितने भी फोटोन एमिट होते हैं उनके बीच में कोई डेफिनेट फेज कोरिलेशन नहीं होता, वो रैंडम डायरेक्शन में एमिट आउट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी लाइट है जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इनके अंदर स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। ये जो ऑर्डिनरी लाइट है ये इनकोहेरेंट होती है, यूनिडायरेक्शनल नहीं होती है, मोनोक्रोमेटिक भी नहीं होती है और इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो फोटोन्स एमिट हो रहे हैं उनके बीच में कोई डेफिनेट फेज कोरिलेशन नहीं है, वो रैंडम डायरेक्शन के अंदर एमिट आउट हो रहे हैं। तो देखिए 1917 में अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ये एक और प्रोसेस की हेल्प से भी हो सकती है, और जिस प्रोसेस का नाम है स्टिमुलेटेड एमिशन। इस प्रोसेस से हम बाहर से एक फोटोन को इंसिडेंट करेंगे इस इलेक्ट्रॉन पे जो अपने एक्साइटेड स्टेट में है, यानी हम बाहर से उस इलेक्ट्रॉन को ट्रिगर करवाएंगे, स्टिमुलेट करवाएंगे। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में है वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो जब वो नीचे आएगा तो एक फोटोन और एमिट करेगा। देखिए एक फोटोन तो हमने इंसिडेंट किया है इस इलेक्ट्रॉन पे, और एक फोटोन जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा वो एमिट करेगा। तो इस तरीके से हमें दो फोटोन मिलेंगे, और ये जो दो फोटोन हैं इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी वेवलेंथ, इनकी फेज़, इनकी डायरेक्शन सब सेम होगी, या आप कह सकते हो इनके फेज़ में एक डेफिनेट कोरिलेशन होगा। तो ये बाद में एम्पलीफाई होके हमें एक मोनोक्रोमेटिक, इंटेंस, कोहेरेंट, यूनिडायरेक्शनल लाइट देंगे जिसे हम लेज़र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फोटोन एमिट होंगे ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, वो फर्दर जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है उन्हें ट्रिगर करेंगे, जिससे हमें और फोटोन्स मिलेंगे। इस तरीके से फोटोन मल्टीप्लाई होते जाएंगे और एम्पलीफाई होके हमें लेज़र लाइट देंगे। और ये जो लेज़र लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फेज, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सब सेम होता है। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन है ये बेसिक प्रिंसिपल होता है लेज़र का। तो हम यहाँ कह सकते हैं एज सजेस्टेड बाय आइंस्टीन, जैसा कि आइंस्टीन ने सजेस्ट किया था इन 1917। उन्होंने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्साइटेड स्टेट E2 के अंदर है वो अपने लोअर स्टेट E1 में भी ट्रांजिशन कर सकता है अगर हम उसे एक बाहर से एक फोटोन की हेल्प से ट्रिगर करवाएं, और इस फोटोन की एक एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो ये जो फोटोन है ये उस एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको इंड्यूस करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एमिट आउट करेगा, और उस फोटोन की एनर्जी है एच न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। तो जहाँ इंसिडेंट किया है हमने फोटोन, ये भी डिसअपियर नहीं होगा, इट मीन्स ये भी प्रेजेंट होगा, और इसके अलावा एक और सेकंड फोटोन का एमिशन भी यहाँ पे होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो एमिटेड फोटोन होगा इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जो डायरेक्शन है, इसका जो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है वो इंसिडेंट फोटोन के बराबर होगा।
तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो एटम है ये पहले अपने एक्साइटेड स्टेट में था, ए स्टार से हमने डिनोट किया, बाद में हमने इसके ऊपर एक फोटोन को इंसिडेंट किया, इसको एब्जॉर्ब करके जब वो ट्रांजिशन करेगा अपने ग्राउंड स्टेट में तब वो एक फोटोन और एमिट आउट करेगा। तो इस तरह ये एटम अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और यहाँ हमें दो फोटोन मिलेंगे, एक तो जो हमने इंसिडेंट करवाया है, एक बाद में जो एमिट आउट हुआ है। तो इस तरीके से हमें 2H न्यू फोटोन मिल जाएंगे। आप इस डायग्राम में भी यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले अपने एक्साइटेड स्टेट में था, हमने इसके ऊपर H न्यू एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट किया, जैसे ही हम इसको इंसिडेंट करेंगे इसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एक फोटोन और हमारा यहाँ पे एमिट आउट होगा, सच दैट जो पहले हमने इंसिडेंट किया था वो डिसअपियर नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें दो फोटोन मिल जाएंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, डायरेक्शन सब सेम होगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं बिफोर एब्जॉर्प्शन ये केस है और आफ्टर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ये हमें मिलेगा। तो इस तरह से स्टिमुलेटेड एमिशन की हेल्प से हम लेज़र लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेज़र। देखिए, लेज़र इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी लेज़र जो है स्टिमुलेटेड एमिशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। अगर आप एक ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट की बात करेंगे जैसे कैंडल हो गया, इलेक्ट्रिक लैम्प हो गया, इनमें जो लाइट एमिट होती है वो होती है ड्यू टू स्पॉन्टेनियस एमिशन। यहाँ जो बीम ऑफ लाइट हमें मिलेगी जिसमें जो फोटोन्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ, उनका फेज और उनका स्टेट ऑफ पोलराइजेशन डिफरेंट होता है। वहीं जो लेज़र सोर्स से हमें लाइट मिलती है उसमें जो फोटोन्स होते हैं उन फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ, उनका फेज, डायरेक्शन सब सेम होता है। जो लेज़र सोर्स से लाइट एमिट होती है वो होती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से हमें लेज़र सोर्स से लेज़र लाइट मिलती है। अब ये जो एमिटेड बीम है अगर हम इसे एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो इसके एम्पलीफिकेशन के लिए हमें एक कंडीशन क्रिएट करनी होगी। इस कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है एक्साइटेड स्टेट में वो हमें ज़्यादा करने होंगे ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन से। तो मान लेते हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो N2 है और ग्राउंड स्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आप एटम भी कह सकते हो, वो N1 है। तो हमें N2 ग्रेटर देन N1 कंडीशन बनानी है। इसी कंडीशन को कहा जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन, और वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम ये कंडीशन अचीव कर सकते हैं उसे कहा जाता है पंपिंग। तो देखिए, जनरली क्या होता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उनके नंबर ज़्यादा होते हैं, आप कह सकते हो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ हमें एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा करनी है देन द ग्राउंड स्टेट, ताकि हमें लेज़र लाइट मिल सके। तो हम पॉपुलेशन को इन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब लेज़र बीम के अंदर जो फोटोन्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी डायरेक्शन, उनका स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सेम होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र। देखिए, बेसिकली देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र। फर्स्ट वन इज एक्टिव मीडियम, सेकेंड इज पंपिंग सोर्स जिसे हम एनर्जी सोर्स और एक्साइटेशन मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, एंड थर्ड वन इज रेजोनेटर कैविटी और ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो यहाँ पे हम एक ब्लॉक डायग्राम कंसिडर करेंगे लेज़र सिस्टम का, जिसमें यहाँ पे आपका एक्टिव मीडियम है, ये पंपिंग सोर्स है जिसे आप एनर्जी सोर्स भी बोल सकते हो, और ये एक रेजोनेंस कैविटी है जिसे हम ऑप्टिकल रेजोनेटर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्टिव मीडियम के बारे में कि एक्टिव मीडियम क्या होता है। देखिए, एक एक्टिव मीडियम ऐसा मीडियम होता है जहाँ पे लेज़र एक्शन होता है। ये आपका सॉलिड भी हो सकता है, जैसे अगर आप रूबी लेज़र की बात करेंगे तो यहाँ पे जो एक्टिव मीडियम है वो रूबी रॉड है। ये गैसियस मिक्सचर भी हो सकता है, जैसे आप हीलियम नियन लेज़र की बात करेंगे तो यहाँ पे जो एक्टिव मीडियम है वो हीलियम नियन का गैसियस मिक्सचर है। ये आपका एक सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, जैसे आप सेमीकंडक्टर लेज़र्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो एक्टिव मीडियम है वो गैलियम आर्सेनाइड होता है। तो अगर आप एक्टिव मीडियम में थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को देखेंगे तो देखिए, थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि इस केस के अंदर जो ग्राउंड स्टेट होते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं देन द एक्साइटेड स्टेट। मान लेते हैं N1 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट और N2 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्साइटेड स्टेट। तो जनरली क्या होता है, ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है देन द पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन लेज़र के अंदर हमें N2 ग्रेटर देन N1 करना है, यानी एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन से ज़्यादा करनी है, क्योंकि तभी लेज़र एक्शन हो पाएगा और तभी स्टिमुलेटेड एमिशन की हेल्प से हमें लेज़र मिलेगी। तो यहाँ N2 N1 से ज़्यादा करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है।
इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जैसे अगर आप रूबी लेज़र की बात करोगे तो यहाँ पे हम लेज़र सिस्टम को एनर्जी देते हैं फ्लैश लैंप के थ्रू, यानी ऑप्टिकल पंपिंग करवाई जाती है। अगर आप हीलियम नियन लेज़र की बात करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू पॉपुलेशन इन्वर्जन करवाया जाता है, या N2 ग्रेटर देन N1 करवाया जाता है। तो हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की हेल्प से हीलियम नियन लेज़र में एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर सकते हैं देन द ग्राउंड स्टेट। अगर एक्सिमल लेज़र की बात करोगे तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की हेल्प से जो हीट प्रोड्यूस हुई होती है उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन करवाने के लिए, या N2 N1 से ज़्यादा करने के लिए। तो अब हमने देखा कि एक्साइटेड स्टेट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स है वो ज़्यादा किए जाते हैं देन दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट बाय द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड एज पंपिंग। यानी पंपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किए जाते हैं ग्राउंड स्टेट से। अब पंपिंग डिफरेंट टाइप की होती है और ये डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ एक्टिव मीडियम। यानी अगर एक्टिव मीडियम सॉलिड है तो डिफरेंट पंपिंग होगी, लिक्विड है तो डिफरेंट होगी, और गैसेज है तो भी डिफरेंट टाइप की पंपिंग होगी। बेसिकली पंपिंग 3 टाइप्स की होती है: ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल पंपिंग एंड केमिकल पंपिंग। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक्टिव मीडियम के बारे में। देखिए एक्टिव मीडियम क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर लेज़र एक्शन होता है। ये एक्टिव मीडियम आपका सॉलिड भी हो सकता है जैसे रूबी रोड है इन केस ऑफ रूबी लेज़र। ये मिक्सचर ऑफ गैसेस भी हो सकता है जैसे हीलियम नियर गैसियस मिक्सचर है इन केस ऑफ हीलियम नियर लेज़र। ये आपका एक सेमीकंडक्टर भी हो सकता है जैसे गैलियम आर्सेनाइड है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर लेज़र। लेज़र मीडियम को हम एक्टिव मीडियम भी कहते हैं और गेन मीडियम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का गेन होता है। लेटर हम स्टडी करेंगे के बारे में। जनरली एक्टिव मीडियम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्राउंड स्टेट में, यानी आप लोअर स्टेट कह सकते हो, उसमें ज़्यादा होते हैं देन द एक्साइटेड स्टेट इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। यानी आप यहाँ देख सकते हो इस डायग्राम में कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन द ग्राउंड स्टेट वो ज़्यादा है देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्साइटेड स्टेट। बट लेज़र एक्शन करवाने के लिए हमें इन्वर्जन की कंडीशन को अचीव करवाना होता है, पॉपुलेशन को इन्वर्ट करनी होती है, यानी N2 ग्रेटर देन N1 करना होता है, जिसके लिए हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी होती है। वो लाइट की फॉर्म में भी हम कर सकते हैं। अगर लाइट की फॉर्म में कर रहे हैं तो मान लेते हैं फोटोन की फॉर्म में इंसिडेंट करवाएंगे लाइट को एक्टिव मीडियम पर, जिसकी वजह से ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो अब जो एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा होंगे देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट, जिससे पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन अचीव हो जाएगी बाय पंपिंग। सो बेसिकली पंपिंग का मतलब होता है कि बाहर से हम एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं जिससे N2 ग्रेटर देन N1 हो जाए, या आप कह सकते हो एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाए। बट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा के लिए एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने देखा था एक्साइटेड स्टेट में रहने का लाइफ टाइम बहुत कम होता है 10⁻⁻8 सेकेंड्स। तो इतने टाइम के बाद ही इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो एक फोटोन को एमिट करेंगे, और इस फोटोन की एनर्जी बराबर होगी उस फोटोन के जो उन्होंने एब्जॉर्ब किया था जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए थे। अब यहाँ पे जो h है ये बराबर होगा E2 - E1, यानी फोटोन की एनर्जी बराबर होगी दोनों एनर्जी लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर। तो यहाँ जो एमिटेड फोटोन है ये फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स है इन द एक्साइटेड स्टेट उनको स्टिमुलेट करेगा, ट्रिगर करेगा, ताकि वो भी ग्राउंड स्टेट में आ जाए। तो उससे फर्दर जब वो और ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो और नए फोटोन्स प्रोड्यूस होंगे, तो इस तरीके से फोटोन्स एम्पलीफाई होते जाएंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन की हेल्प से स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, या आप कह सकते हो स्पॉन्टेनियस एमिशन स्टिमुलेटेड एमिशन, सो इट इज़ कॉल्ड एज स्टिमुलेटेड एमिशन। तो यहाँ पे बार बार फोटोन मल्टीप्लाई होते जाएंगे, मिलियंस ऑफ फोटोन मिलते जाएंगे, और इन फोटोन्स का जो फेज होगा, जो इनकी वेवलेंथ होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होगा, वो सब सेम होगा। तो यहाँ से इस तरीके से हम लेज़र लाइट को एम्पलीफाई करते रहेंगे, लाइट का गेन होता रहेगा, इसीलिए एक्टिव मीडियम को गेन मीडियम भी कहा जाता है। तो यहाँ बेसिकली लाइट का एम्पलीफिकेशन हो रहा है बाय स्टिमुलेटेड एमिशन।
तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए, बट टू प्रोड्यूस अ लेज़र एक्शन, यानी लेज़र एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्साइटेड स्टेट है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा होनी चाहिए देन द ग्राउंड स्टेट, दैट इज़ N2 इज़ ग्रेटर देन N1। तो इस सफिशिएंट एनर्जी को जब वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, जब वो एब्जॉर्ब कर लेंगे फ्रॉम द सोर्स, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द ग्राउंड स्टेट वो एक्साइट हो जाएंगे टू द एक्साइटेड स्टेट। नाउ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द एक्साइटेड स्टेट वो वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि उनका लाइफ टाइम जो है वो बहुत कम होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड्स होता है। तो इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स दोबारा अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे, और जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो अगेन फोटॉन्स को एमिट आउट करेंगे। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब जो ये एमिटेड फोटॉन्स है ये फर्दर कोलाइड करेंगे विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्साइटेड स्टेट। तो इससे जो फोटॉन्स होंगे वो उन इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करेंगे, जो एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ट्रिगर करेंगे, उनको फोर्स करेंगे ताकि वो भी ग्राउंड स्टेट में आ जाए, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन अगेन एनर्जी को रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, यानी मोर एंड मोर फोटॉन्स एमिट आउट होंगे। इसी को कहा जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा, मिलियंस ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस होते रहेंगे जिनका फेज, जिनकी फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ सेम होती है। तो इस तरीके से हम लाइट को एम्पलीफाई कर सकते हैं, लाइट एम्पलीफिकेशन को अचीव कर सकते हैं लेज़र मीडियम में। तो यहाँ हम लाइट को एम्पलीफाई कर सकते हैं, लाइट का एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं, इसीलिए लेज़र मीडियम को कहा जाता है गेन मीडियम। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पंपिंग सोर्स के बारे में। देखिए, पंपिंग सोर्स को ही एनर्जी सोर्स भी कहा जा सकता है। यहाँ पे हम एक्टिव मीडियम को सफिशिएंट एनर्जी देंगे विद द हेल्प ऑफ अ पंप सोर्स, जिससे पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन अचीव हो जाएगी, यानी जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे देन द ग्राउंड स्टेट, और यू कैन से N2 ग्रेटर देन N1 अचीव हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है पहले, इससे जो फोटोन एमिट आउट होते हैं, जो फोटोन प्रोड्यूस होते हैं वो फर्दर एक्साइट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्साइटेड स्टेट, जिससे हमें चेन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन मिलता है, और इससे फिर मिलियंस ऑफ फोटोन जनरेट होते हैं। और ये जो फोटोन जनरेट होते हैं ये कोहेरेंट होते हैं, इट मीन्स इनकी फ्रीक्वेंसी, इनका वेवलेंथ, फेज, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सब सेम होता है, और इससे फिर हमें फाइनली लेज़र लाइट मिलती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर सकते हैं, या आप कह सकते हो N2 ग्रेटर देन N1 अचीव किया जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है पंपिंग। अब हमें कौन से टाइप की पंपिंग यूज़ करनी है वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ एक्टिव मीडियम, यानी एक्टिव मीडियम का नेचर क्या है उसी पर बेस्ड हम पंपिंग को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सॉलिड स्टेट लेज़र की बात करते हैं जैसे रूबी लेज़र, इसके अंदर हम ऑप्टिकल पंपिंग को यूज़ करते हैं, यानी यहाँ पे हम रूबी रॉड पर जीनोन, एक स्पाइरल शेप का जीनोन फ्लैश लैम्प बाउंड कर देते हैं इस रॉड पर, जो जिससे जो एनर्जी हमें मिलती है उससे जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाता है। अगर आप गैसियस लेज़र की बात करोगे, फॉर एग्जांपल हीलियम नियन लेज़र, तो यहाँ पे हम ऑप्टिकल पंपिंग का यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाते हैं, और जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वो उनका एक्साइटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, या आप कह सकते हो N2 ग्रेटर देन N1 मिल जाता है। अगर आप एक्जिमल लेज़र की बात करोगे तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनसे जो हीट मिलती है उनकी हेल्प से एटम्स का एक्साइटेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं, या आप कह सकते हो N2 ग्रेटर देन N1 अचीव करते हैं। तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, पंपिंग सोर्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव किया जाता है इन ए लेज़र मीडियम, यानी हम N2 ग्रेटर देन N1 को अचीव करते हैं। अब कौन से टाइप का हमें पंपिंग मेथड यूज़ करना है वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ एक्टिव मीडियम। लेज़र सिस्टम में हमने कौन सा एक्टिव मीडियम यूज़ किया है उसी पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी पंपिंग यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सॉलिड स्टेट लेज़र की बात करते हो जैसे कि रूबी लेज़र, इसके अंदर हम ऑप्टिकल पंपिंग का यूज़ करते हैं। गैसियस लेज़र जैसे आप हीलियम नियन लेज़र की बात करोगे तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग का यूज़ करते हैं। पंपिंग सोर्स को ही हम एनर्जी सोर्स या एक्साइटेशन मैकेनिज्म बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल रेजोनेटर, जो कि थर्ड कंपोनेंट है इस लेज़र सिस्टम का, जिसे हम रेजोनेटर कैविटी बोल सकते हैं। तो पहले हम देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक्टिव मीडियम को एनर्जी सप्लाई करते हैं। यहाँ पे पंपिंग सोर्स की हेल्प से आप देख सकते हो ये हमारा एक्टिव मीडियम है,
यहाँ पे हम एनर्जी सोर्स या आप कह सकते हो पंपिंग सोर्स की हेल्प से हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इस एक्टिव मीडियम को, जिससे स्पॉन्टेनियस एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। उससे फिर हमें फोटोन्स एमिट आउट होंगे जो फर्दर स्टिमुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्साइटेड स्टेट, जिससे हमें चेन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन मिलेगा। मिलियंस ऑफ फोटोन जनरेट होंगे और ये जो फोटोन्स होंगे वो कोहेरेंट होंगे। तो यहाँ हम थर्ड कंपोनेंट जो कि हमारा ऑप्टिकल रेजोनेटर है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए ऑप्टिकल रेजोनेटर जो होता है इसमें हम लेजर सिस्टम के अंदर दो पैरेलल मिरर्स लगाते हैं, इन्हीं को हम ऑप्टिकल रेजोनेटर कहते हैं। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है कि ये स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस को गाइड करते हैं। यहाँ पे आप दो मिरर देखोगे, मिरर M1 एंड मिरर M2। देखिए यहाँ पे दो मिरर्स आपको लगे हुए हैं। मिरर एक हमारा जो मिरर है टोटली रिफ्लेक्टिंग है, यानी 100% रिफ्लेक्टिंग है, जितनी लाइट उस पर इंसिडेंट होगी वो पूरी को रिफ्लेक्ट कर देगा। और जो दूसरा मिरर M2 है ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, 98% रिफ्लेक्टिंग है, 2% लाइट को ये पास होने देता है। तो जो M2 मिरर है इसी को हम ऑप्टिकल कपलर भी कहते हैं, क्योंकि इससे हमें लेजर आउटपुट मिलती है, यानी फाइनल जो लेजर आउटपुट है वो हम M2 के थ्रू रिसीव करते हैं, इसीलिए इसको ऑप्टिकल कपलर भी बोलते हैं। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर या आप कह सकते हो रेजोनेंस कैविटी दो मिरर से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक मिरर टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर है जबकि दूसरा मिरर पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होता है, और एक्टिव मीडियम को इन दोनों मिरर्स के बीच में रखा जाता है। तो पंपिंग की हेल्प से, यानी आप कह सकते हो बाय द हेल्प ऑफ फ्लैश लाइट और ऑप्टिकल लाइट की सप्लाई से हम पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन को अचीव कर सकते हैं, या आप कह सकते हो हम N2 ग्रेटर देन N1 अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे ग्राउंड स्टेट से। तो क्योंकि जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, 10⁻⁻⁸ सेकेंड होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करेंगे तो वो एक फोटोन एमिट आउट करेंगे, और इस फोटोन की एनर्जी होगी बराबर E2 माइनस E1, यानी दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होगी। अब ये जो एमिटेड फोटोन है ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में उनको फोर्स करेगा, उनको स्टिमुलेट करेगा ताकि वो भी ग्राउंड स्टेट में आ जाए, जिससे फिर एक फोटोन एमिट आउट होगा। तो इस तरीके से हमें दो फोटोन मिल जाएंगे। ये जो दो फोटोन है ये फर्दर फोर्स करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्साइटेड स्टेट में है, जिससे हमें एक चेन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन मिल जाएंगी। काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ फोटोन्स हमें मिलेंगे। ये जो फोटोन्स है ये M2 मिरर पे सब्सक्राइब करेंगे और M2 से फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आके एक्टिव मीडियम से पास होंगे। अगेन ये फिर एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलेट करेंगे, जिससे मोर एंड मोर फोटोन्स एमिट आउट होंगे। फिर ये फोटोन्स M1 मिरर पे स्ट्राइक करेंगे, अगेन स्ट्राइक करेंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, जिससे एक्टिव मीडियम से पास करेंगे और फिर से ये इलेक्ट्रॉन्स को स्टिमुलेट करेंगे, यानी जो एक्साइटेड स्टेट है उसके इलेक्ट्रॉन्स को स्टिमुलेट करेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, लाइट इन मिरर से रिफ्लेक्ट होती रहेगी और इन मिरर से रिफ्लेक्ट होके एम्पलीफाई होती रहेगी। तो यहाँ पे लाइट का एम्पलीफिकेशन होता है, इसीलिए इस रेजोनेंस कैविटी को कहा जाता है ऑप्टिकल रेजोनेटर। अब ये जो M2 मिरर है इससे 2% लाइट ही बाहर निकलती है, लेकिन ये जो 2% लाइट है ये काफ़ी इंटेंस होती है, हाईली इंटेंस होती है, क्योंकि यहाँ पे इन दो मिरर को जो हमने लगाए हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग और पार्शियल रिफ्लेक्टिंग, ये इसको रिफ्लेक्ट करते रहते हैं और बार बार एक्टिव मीडियम से पास होती रहती है, रिफ्लेक्ट होती रहती है। तो इन मिरर्स की वजह से ये लाइट फर्दर और इंटेंस होती जाती है। तो यहाँ पे हमें लेज़र लाइट मिलती है। इस जो लेज़र लाइट का जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये दो मिरर एक्टिव मीडियम से अलाइन है, यानी ये डिपेंड करता है अलाइनमेंट ऑफ द टू मिरर्स विद द एक्टिव मीडियम। तो यहाँ जो हमें लेज़र आउटपुट मिलेगा यहाँ से M2 मिरर से, अगर इसमें हम कुछ इफेक्ट्स लाना चाहते हैं तो इसके लिए हम पिनिंग मिरर्स, एब्जॉर्बर्स या फिल्टर्स को लगा सकते हैं रेजोनेंस कैविटी में, जिससे हमें जो आउटपुट मिलेगा उसमें डिफरेंट इफेक्ट्स हमें मिल सकते हैं। तो अब हम रीड करते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर के बारे में। देखिए जो ऑप्टिकल रेजोनेटर है ये प्रिंसिपल कंपोनेंट है लेज़र का, क्योंकि पूरे स्टिमुलेटेड एमिशन के प्रोसेस को गाइड करता है। कंसिस्ट होता है दो प्लेन मिरर का, आप देख सकते हैं यहाँ पे M1 और M2 दो पैरेलल प्लेन मिरर्स लिए गए हैं, सच दैट जो फर्स्ट मिरर है वो 100% रिफ्लेक्टिंग है और सेकंड मिरर 98% या आप कह सकते हो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है। 2% लाइट को ये अपने थ्रू ट्रांसमिट करता है। जो एक्टिव मीडियम है वो इन दोनों मिरर के बीच में रखा गया है। मिरर M2 को हम ऑप्टिकल कपलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हमें फाइनली लेज़र एज ए आउटपुट मिलती है, या आप कह सकते हो इसी के थ्रू फाइनली लेज़र कैविटी को लीव करती है। यहाँ जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होती रहती है इन मिरर्स के थ्रू और बार बार रिफ्लेक्ट होके एक्टिव मीडियम से पास होती रहती है। इसके बाद ये फाइनली कैविटी से एग्जिट करती है। जो ऑपरेटिंग वेवलेंथ है लेज़र की
वो डिपेंड करती है ऑन द अलाइनमेंट एंड डिज़ाइन ऑफ द मिरर विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिव मीडियम, यानी किस तरीके से जो मिरर है एक्टिव मीडियम से अलाइन है उस पर ऑपरेटिंग वेवलेंथ डिपेंड करती है। बहुत सारी ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं जैसे पिनिंग मिरर्स, फिल्टर्स, एब्जॉर्बर, जिनको हम रेजोनेटर में प्लेस कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से अगर हम अपने लेज़र आउटपुट में कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट्स लाना चाहते हैं तो हम वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आप ले सकते हो प्रोडक्शन ऑफ पल्स लेज़र। तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र बीम। देखिए, जो लेज़र लाइट होती है वो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट से डिफरेंट होती है क्योंकि वो 4 स्पेशल फीचर या आप कह सकते हो 4 मेन प्रॉपर्टीज शो करती है, जिसमें फर्स्ट वन है डायरेक्शनलिटी, सेकेंड वन इज़ हाई इंटेंसिटी, देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिसिटी एंड हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से लेज़र की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करोगे तो उसमें कटिंग में, ड्रिलिंग में, वेल्डिंग में यूज़ होती है। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर आई सर्जरीज में, अनवांटेड हेयर रिमूवल में, किडनी स्टोन ट्रीटमेंट में हम लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा मिलिट्री और डिफेंस सेक्टर के अंदर, कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर जो बारकोड रीडर्स होते हैं वहाँ पे, और लेज़र प्रिंटर्स, इन सब जगह हम लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जो है डायरेक्शनलिटी। देखिए, जो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है जैसे आपका ट्यूबलाइट है, बल्ब है, वो हर डायरेक्शन में लाइट एमिट करता है, जबकि जो लेज़र लाइट होती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होती है। इसीलिए जो लेज़र लाइट है वो हाईली डायरेक्शनल होती है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही ट्रैवल करती है। देखिए, आप इस पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इस पिक्चर में यहाँ हमारा एक ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है, आप टॉर्च लाइट कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पे लेज़र लाइट है। तो जब हम टॉर्च लाइट को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ डिस्टेंस तक तो वो पैरेलल बीम की तरह मूव करती है और इसके बाद वो डाइवर्ज होने लग जाती है ड्यू टू डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स, यानी कुछ डिस्टेंस तो एज ए पैरेलल बीम की तरह ट्रैवल कर रही है और उसके बाद वो डाइवर्ज होने लग जाएगी, स्प्रेड होने लग जाएगी डायफ्रैक्शन की वजह से। जबकि जो लेज़र लाइट होती है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बीम, यानी ये डाइवर्ज नहीं होती है। तो हम एक लाइट कंसिडर कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, जो किसी डी डायमीटर वाले अपर्चर से पास हो रही है। यहाँ हमने एक लाइट कंसिडर की है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है और वो डी डायमीटर वाले अपर्चर से पास हो रही है। तो जितने डिस्टेंस तक वो पैरेलल बीम की तरह ट्रैवल कर सकती है, या आप कह सकते हो जिसके बाद वो डाइवर्ज होने लगती है, उस रेंज को, उस डिस्टेंस को कहा जाता है रेले रेंज। और ये जो रेले रेंज होती है इसकी वैल्यू होती है d²/λ, where d is the diameter of the aperture and lambda is the wavelength of light used। तो इस अपर्चर से एक पैरेलल बीम निकल के जाती है। हम मान लेते हैं आईसी जो है वो इस बीम की इंटेंसिटी है एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर अपर्चर। यहाँ जो बीम की इंटेंसिटी है वो है आईसी। तो जो आउटर एज होगा इसके ऊपर जो इंटेंसिटी होगी, यानी यहाँ पे वो होगी IC/E², यानी आप कह सकते हो आउटर बाउंड्री के जिस पॉइंट पर आकर इंटेंसिटी 1/E² रिड्यूस हो जाएगी, उस पॉइंट से हम कह सकते हैं आउटर एज स्टार्ट हो रहा है। और ये जो सेंटर को इस आउटर एज से जो लाइन ज्वाइन करती है और ये जो एक्सिस ऑफ अपर्चर है, इसके बीच का जो एंगल होता है थीटा, इसे कहा जाता है एंगुलर स्प्रेड। अगर आप ऑर्डिनरी लाइट की बात करेंगे तो इसके अंदर थीटा काफ़ी ज़्यादा होता है, या आप कह सकते हो एंगुलर स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है, डाइवर्ज होती है, यानी कुछ डिस्टेंस तो पैरेलल बीम की तरह ट्रैवल करने के बाद वो डाइवर्ज होने लग जाती है। जबकि जो लेज़र लाइट होती है उसमें थीटा काफ़ी कम होता है, लेज़र लाइट बहुत कम डाइवर्ज होती है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस वो पैरेलल बीम की तरह ट्रैवल कर सकती है। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है डायरेक्शनलिटी ऑफ लेज़र। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए, जो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है वो काफ़ी सारी डायरेक्शन में लाइट को एमिट करता है, जबकि जो एक लेज़र सोर्स है वो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर ही लाइट को एमिट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लेज़र बीम है वो हाईली डायरेक्शनल होती है। हम एक लाइट बीम कंसिडर कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, जो किसी अपर्चर से पास कर रही है और उस सर्कुलर अपर्चर का डायमीटर d है। तो जो बीम है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक पैरेलल बीम की तरह, यानी पैरेलल आप कह सकते हो पैरेलली मूव करेगी। तो वो जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है जब तक वो पैरेलल बीम की तरह मूव करती है उसे कहा जाता है रेले रेंज। और ये रेले रेंज की वैल्यू होती है d²/λ, where d is the diameter of the circular aperture and lambda is wavelength of the light used। इसके बाद वो डाइवर्ज होने लग जाएगी ड्यू टू डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स। जो एंगुलर स्प्रेड होगा बीम का वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू β λ/d, वेयर बीटा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी।
अगर आप एयर की बात करो तो इसमें बीटा 1 होता है। मान लेते हैं आईसी जो है वो इंटेंसिटी है लाइट बीम की एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर अपर्चर, तो जो आउटर एज पे जो इंटेंसिटी होगी वो इसका 1/e² टाइम रिड्यूस हो जाएगी, दैट इज आई इंटेंसिटी एट द आउटर एज इज इक्वल्स टू IC अपॉन में e²। जनरली अगर आप लैम्डा 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग कंसिडर करते हो, दैट इज 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और डायमीटर आप 0.02 मीटर लेते हो, तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.01 इंटू 10⁻³ रेडियन, जिसे आप कह सकते हो 0.01 मिली रेडियन, जो कि काफ़ी स्मॉल वैल्यू है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो लेज़र बीम है वो लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है पैरेलल बीम की तरह, सच दैट जो उसका एंगुलर स्प्रेड होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, काफ़ी कम डाइवर्ज होती है। तो अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज इंटेंसिटी। देखिए जो लेज़र लाइट होती है वो हाईली इंटेंस होता है, हाईली इंटेंस होती है। इंटेंसिटी, किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उस पॉइंट के ऊपर 1 सेकेंड में कितनी लाइट एनर्जी पास कर रही है पर यूनिट एरिया, और ये जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलर है टू द लाइट डायरेक्शन। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड नॉर्मली। क्योंकि जो लेज़र लाइट है वो हाईली डायरेक्शनल है, तो इस हम कह सकते हैं वो हाईली इंटेंस बन जाती है। हम लेज़र लाइट को स्मॉल डायमेंशन पे भी फोकस कर सकते हैं। अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स में हम किसी लाइट को फोकस करना चाहते हैं तो हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। तो हम एक कॉन्वेक्स लेंस कंसिडर कर लेते हैं जिसकी फोकल लेंथ f है और रेडियस a है। तो जितने एरिया के स्पॉट में हम फोकस कर सकते हैं, उस एरिया का जो स्पॉट का जो सर्कुलर रेडियस होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, दैट इज लैम्डा इंटू एफ अपॉन में a, वेयर f इज द फोकल लेंथ, a इज द रेडियस एंड लैम्डा इज द वेव लेंथ। तो इतने रेडियस के सर्कुलर स्पॉट पर हम लाइट को फोकस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया पर सेकेंड एट दैट पॉइंट। यानी किस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उस पॉइंट से नॉर्मली पर यूनिट एरिया पर सेकेंड कितनी लाइट एनर्जी पास कर रही है। अगर आप लेज़र बीम की बात करो तो उसके अंदर जो एंगल हमने देखा था, एंगुलर स्प्रेड, जो आप कह सकते हो काफ़ी स्मॉल था, तो हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल डाइवर्जेंस ऑफ लेज़र बीम जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है, क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू देखी थी लेज़र बीम के लिए जो काफ़ी स्मॉल आई थी। और इवन हम इस लेज़र लाइट को एक्सट्रीमली स्मॉल डायमेंशन पे भी फोकस कर सकते हैं। 1 वॉट की लेज़र जो होती है वो 1000 टाइम यानी 1000 टाइम्स मोर इंटेंस होती है देन 100 वॉट लैम्प। हम मान लेते हैं f जो फोकल लेंथ है और a रेडियस है एक लेंस की जो हम लाइट बीम को फोकस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो रेडियस ऑफ स्पॉट जिसके ऊपर हम लाइट को फोकस कर सकते हैं, जिस स्पॉट के ऊपर हम लाइट को फोकस कर सकते हैं, उसका जो रेडियस होगा उसे हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा इंटू एफ बाई ए। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है जो लाइट बीम यूज़ की गई है। तो जनरली विजिबल रेंज में हम लैम्डा की वैल्यू ले रहे हैं 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, दैट इज 6000 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस जो हमने यूज़ किया है उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और उसका रेडियस यहाँ पे हमने लिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो एरिया ऑफ स्पॉट होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर से। तो पाई इंटू लैम्डा एफ अपॉन में ए का स्क्वायर, तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 113.04 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द स्पॉट। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ 1 वॉट लेज़र कैलकुलेट करें तो इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर पर यूनिट एरिया, दैट इज 1 अपॉन में 113.04 इंटू 10⁻⁻10। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 10⁸ वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो इंटेंसिटी की वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। जबकि अगर हम एक 100 वॉट का लैम्प कंसिडर करते हैं, ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट कंसिडर करते हैं, तो जो ऑर्डिनरी लैम्प है वो हर डायरेक्शन के अंदर लाइट को एमिट करता है, उसके अंदर हमें एक स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है। तो यहाँ जो एरिया बनेगा, क्योंकि हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट मिल रहा है, तो हम एरिया ऑफ स्फेयर कंसिडर करेंगे, दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द लेंस। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हमें वैल्यू जो इंटेंसिटी की मिलेगी वो आएगी 0.08 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि काफ़ी कम है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है लेज़र लाइट से। सो
यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेज़र बीम है वो काफ़ी हाई इंटेंसिटी होती है एंड इट इज़ 1000 टाइम्स मोर इंटेंस देन दैट ऑफ अ ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, वो सभी डायरेक्शन के अंदर प्रोपिगेट करती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है मोनोक्रोमेटिसिटी। देखिए कोई भी लाइट सोर्स जो है वो पूरी तरह से मोनोक्रोमेटिक नहीं होता, लेकिन जो लेज़र है वो कन्वेंशनल लाइट सोर्स जैसे बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट हो गए, इससे काफ़ी ज़्यादा मोनोक्रोमेटिक है, क्योंकि लेज़र जो है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की लाइट एमिट करती है, जबकि जो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है, हमने स्टार्टिंग में भी देखा था इस लेक्चर में, वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट देते हैं। तो देखिए यहाँ जो हमें पॉलीक्रोमेटिक लाइट मिलती है इसमें बहुत सारी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इसलिए जो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होता, जबकि जो लेज़र लाइट होती है वो सिंगल कलर सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करती है, इसलिए लेज़र को हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी स्प्रेड के टर्म्स में, जैसे फ्रीक्वेंसी स्प्रेड को हम डिनोट करते हैं इस टर्म से डेल्टा न्यू से, ये डिनोट करती है फ्रीक्वेंसी स्प्रेड को। तो लेज़र लाइट के अंदर काफ़ी स्मॉलर वैल्यू होती है इस फ्रीक्वेंसी स्प्रेड की, दैट इज इक्वल्स टू 500 हर्ट्ज। वहीं अगर हम ऑर्डिनरी लाइट की बात करते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी स्प्रेड ज़्यादा होता है, इसकी हायर वैल्यू होती है, दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर 10⁻10 हर्ट्ज। तो मान लेते हैं लेट न्यू नोट जो है इंटेंसिटी है किसी स्पेक्ट्रल लाइन की जो किसी लाइट सोर्स से एमिट हुआ है, तो ये जो टर्म हमें मिलेगी, ये जो रेशियो हमारा होगा डेल्टा न्यू अपॉन में न्यू नोट, ये जो है ये टर्म डिनोट करेगी, मेजर होगी मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ लाइट सोर्स का। जितनी ज़्यादा इस रेशियो की वैल्यू होगी, इस टर्म की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मोनोक्रोमेटिसिटी उतनी ही कम होगी, एंड वाइस वर्सा। जैसे आप लेज़र सोर्स की अगर आप बात करते हो तो उसके अंदर जो ये टर्म है ये काफ़ी कम आती है, रेशियो काफ़ी कम आता है, तो हम कह सकते हैं लेज़र लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक होती है। वहीं अगर आप बात करेंगे ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट की, तो उसके अंदर जो रेशियो है इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आती है, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होता, उसमें काफ़ी सारी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज मिक्स होती हैं। सेकेंडली हमने देखा था कि लेज़र लाइट जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन के प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे जो फोटोन एमिट होते हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में एमिट होते हैं, उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका फेज, उनका स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सब सेम होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं लेज़र लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है। जबकि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसके अंदर जो लाइट एमिशन होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से होता है, यहाँ जो फोटोन्स हमें मिलते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ सेम नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं जो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होता। तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए जो वर्ड मोनोक्रोमेटिक है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, मोनो प्लस क्रोमेटिक यानी सिंगल कलर। तो हम कह सकते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स एक ऐसा सोर्स है जो सिंगल कलर की लाइट को एमिट करता है। अब जो लेज़र सोर्स है, लेज़र लाइट से जो लाइट बीम हमें मिलती है वो हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है, या आप कह सकते हो जो लेज़र है वो लाइट को एमिट करता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट करता है, यानी लेज़र की जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड है डेल्टा न्यू वो काफ़ी कम होता है। तो मान लेते हैं कि एक स्पेक्ट्रल लाइन एमिट हुई है किसी लेज़र सोर्स से जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, देन जो ये क्वांटिटी आएगी डेल्टा न्यू बाय न्यू नॉट, इट रिप्रेजेंट्स द मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ लाइट बीम। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मोनोक्रोमेटिसिटी उतनी ही कम होगी। डेल्टा यहाँ पे, डेल्टा न्यू यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी स्प्रेड को डिनोट कर रहा है, न्यू नॉट हमने बताया फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो आपने स्पेक्ट्रल लाइन जो एमिट हुई है इंसिडेंट, जो उस इंसिडेंट हुई है उस सोर्स से, और इसको हम सेंट्रल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो लेज़र लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक है, वो हम पता लगा सकते हैं इस रेशियो से। देखिए लेज़र लाइट जो है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड मिलता है वो काफ़ी स्मॉलर वैल्यू आती है, दैट इज़ डेल्टा न्यू इज इक्वल्स टू 500 हर्ट्ज। जबकि आप ऑर्डिनरी लाइट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्प्रेड की वैल्यू काफ़ी हायर मिलती है, 10⁻10 हर्ट्ज। तो अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, तो लेज़र के केस में जब हम देखेंगे, जिसके केस में जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड आता है वो काफ़ी कम आता है, 500 हर्ट्ज आता है, तो इसका जो ग्राफ हमें मिलेगा नैरो मिलेगा। इस तरीके से हमें नैरो, देखो यहाँ पे लेज़र बीम हमने ली है, इसका फ्रीक्वेंसी स्प्रेड जो कि ये डिनोट कर रहा है ये काफ़ी कम है, 500 हर्ट्ज है। वहीं अगर आप ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड है ये ज़्यादा है, 10⁻10 हर्ट्ज का है। देखिए एब्सोल्यूट मोनोक्रोमेटिसिटी नाम की कोई टर्म नहीं होती, क्योंकि एक्चुअल में डेल्टा न्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है अटेन करना। तो हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट मोनोक्रोमेटिक एग्जिस्ट
नहीं करती। तो जो लेज़र सोर्स है इसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है और इसका जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड है वो काफ़ी कम होता है, तो हम कह सकते हैं कि लेज़र लाइट इज़ हाईली मोनोक्रोमेटिक। जबकि जो ऑर्डिनरी सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होता, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड आता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। तो मैथमेटिकली हम ऐसे देख सकते हैं, मान लेते हैं लेट न्यू नॉट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, वेयर इट इज़ द जनरल फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल रेंज। तो अगर आप ऑर्डिनरी सोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा न्यू की वैल्यू मिलेगी 10⁻10 हर्ट्स। तो ये रेशियो आएगा जब हमारा इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻⁻5। जबकि लेज़र सोर्स के अंदर हम जब कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू तो आएगी यहाँ पे 10⁻12। तो हम देख सकते हैं कि लेज़र सोर्स के अंदर ये जो वैल्यू है ये काफ़ी कम आई है, वेरी लेस हमें मिलती है। तो अगर इस रेशियो की वैल्यू कम है तो इसका मतलब मोनोक्रोमेटिसिटी ज़्यादा है। जबकि ऑर्डिनरी सोर्स के अंदर ये वैल्यू कम तो है लेकिन इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसमें मोनोक्रोमेटिसिटी नहीं होती। ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होते, जबकि जो लेज़र सोर्स है वो हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं ये कर्व, हम इस तरीके से भी यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ड्रॉ किया है, तो ये कर्व हमें मिलेगा लेज़र बीम का और ये है ऑर्डिनरी लाइट बीम का कर्व। तो अब हम स्टडी करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कोहेरेंस। देखिए जो कोहेरेंस है ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। अब तक की जो तीनों प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, दैट इज इंटेंसिटी, मोनोक्रोमेटिसिटी एंड डायरेक्शनलिटी, ये तीनों प्रॉपर्टीज इसलिए होती हैं क्योंकि लेज़र बीम कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट को एमिट करती है। अगर वो कोहेरेंट नहीं होगी तो ये जो लाइट एमिट होती है वो मोनोक्रोमेटिक भी नहीं होगी, डायरेक्शनल भी नहीं होगी और हाईली इंटेंस भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में। देखिए कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब होता है ऐसे लाइट सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होती है, यानी यहाँ पे जो लाइट वेव्स एमिट होती हैं वो सेम फेज में एमिट होती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट और इस फिनोमिना को कहा जाता है कोहेरेंस। तो जो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे आपका बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये कोहेरेंट लाइट नहीं देते क्योंकि इनमें जो लाइट का एमिशन होता है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन से होता है और स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो फोटॉन्स एमिट होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ, उनका फेज, उनका स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सेम नहीं होता। जबकि लेज़र जो है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो यहाँ पे जो फोटोन एमिट होते हैं इन केस ऑफ लेज़र लाइट, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इनकी जो वेवलेंथ है वो सेम होती है। तो हम कह सकते हैं जो लेज़र लाइट होती है वो कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट एमिट करती है, ये कोहेरेंस को शो करती है। तो जो कोहेरेंस है बेसिकली टू टाइप्स का होता है, वन इज़ टेम्पोरल कोहेरेंस एंड अदर वन इज़ स्पेशल कोहेरेंस। तो सबसे पहले हम कोहेरेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए स्टडी करते हैं इसके बारे में। जो लेज़र बीम है उसको कहा जाता है हाईली कोहेरेंट विद अ हाई डिग्री ऑफ ऑर्डर इन द लाइट फील्ड, यानी इसमें ऑर्डर भी हाई डिग्री ऑफ ऑर्डर रहता है। जो लाइट सोर्सेज होते हैं, यानी आप कह सकते हो जो लाइट सोर्सेज विच एमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। कोहेरेंट सोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये ऐसे लाइट सोर्सेज होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी की होती है, सेम वेवलेंथ की होती है, सेम फेज की होती है। तो ऐसे लाइट सोर्सेज को कहा जाता है कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट और इस फिनोमिना को कहा जाता है कोहेरेंस। अब जो लेज़र लाइट है इसकी हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस होती है। जितनी भी तीन प्रॉपर्टीज अभी ऊपर हमने पढ़ी थी, मोनोक्रोमेटिसिटी, इंटेंसिटी, डायरेक्शनलिटी, ये सभी कोहेरेंस से रिलेटेड है। ऑल्सो जो लेज़र लाइट एमिट होती है वो होती है बाय द फिनोमिना ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। तो जो फोटोन एमिट होते हैं बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, इनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फेज सेम होता है। तो हम कह सकते हैं जो लेज़र लाइट है वो कोहेरेंट होती है। वेयरएज अगर इन केस ऑफ हम ऑर्डिनरी सोर्स की बात करें तो यहाँ पे जो लाइट एमिट होती है वो होती है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडियंस। तो उसके अंदर जो लाइट हमें मिलती है वो इनकोहेरेंट होती है, दैट इज इनकोहेरेंस हमें देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोहेरेंस की, टेम्पोरल कोहेरेंस एंड स्पेशल कोहेरेंस। तो देखिए किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट एमिट होती है उसको हम एक साइनसोइडल वेव की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे यहाँ हमें देख सकते हैं, यहाँ पे एक रिप्रेजेंट किया गया है आइडल साइनसोइडल वेव। तो ये जो वेव है ये डेफिनेट फेज रिलेशनशिप में है पूरे प्रोपेगेशन टाइम में, कि एक डेफिनेट फेज रिलेशनशिप मेंटेन रखती है। तो ये एक आइडियल साइनसोइडल वेव है। बट जो एक्चुअल सोर्स से जो लाइट हमें मिलती है, जैसे आप सोडियम लैम्प कंसिडर कर सकते हो, तो इससे जो लाइट वेव्स निकलती हैं, जो एमिटेड वेव्स होती हैं, वो कुछ टाइम के लिए ही फेज रिलेशन में रहती हैं, कुछ टाइम के लिए ही फेज रिलेशनशिप मेंटेन रखती हैं। इसके बाद इनके फेज के अंदर चेंज आ जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। एक्चुअल सोर्स से जो लाइट वेव्स मिलती हैं वो कुछ टाइम के लिए ही डेफिनेट फेज रिलेशनशिप शो करती हैं और जितने टाइम के लिए डेफिनेट फेज रिलेशनशिप
मेंटेन रहता है, इस टाइम को कहा जाता है कोहेरेंस टाइम। और कोहेरेंस टाइम को हम डिनोट करते हैं टॉ सी से। तो अगर आप लेज़र लाइट की बात करते हैं तो लेज़र लाइट का जो कोहेरेंस टाइम है, जो टॉ सी है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इट मीन्स लेज़र सोर्स की जो वेव्स होती हैं वो ज़्यादा समय तक फेज रिलेशन शो करती हैं, टेम्पोरल कोहेरेंस शो करती है। वहीं अगर आप ऑर्डिनरी सोर्स की लाइट बात करते हैं तो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट जो होते हैं उनका जो टॉ सी होता है वो काफ़ी कम होता है, तो वो बहुत कम टाइम के लिए डेफिनेट फेज रिलेशन शो करते हैं और इसके बाद इनके फेज में चेंज आ जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जितना टॉ सी ज़्यादा होगा, इसका मतलब उस सोर्स का टेम्पोरल कोहेरेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो लेज़र लाइट है इसका टेम्पोरल कोहेरेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसका कोहेरेंस टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो हम स्टडी करते हैं टेम्पोरल कोहेरेंस के बारे में। देखिए, हम यहाँ कह सकते हैं किसी भी लाइट सोर्स से जो प्लेन वेव आ रही है, जो प्लेन वेव एमिट हो रही है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफली एज एन आइडियल साइनसॉइडल वेव। बट ये जो रिप्रेजेंटेशन है आइडियल प्लेन वेव का, ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है किसी भी एक्चुअल सोर्स से जो वेव्स एमिट होती हैं, जैसे कि आप सोडियम लैंप ले सकते हो। क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर जो वेव एमिट होती हैं किसी एक्चुअल सोर्स से, उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द बीम कमिंग आउट फ्रॉम एन एक्चुअल लाइट सोर्स। टॉ सी यहाँ पे जो टाइम है ये डिनोट कर रहा है कोहेरेंस टाइम को, दैट मीन्स टाइम फॉर अ डेफिनेट फेज रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए ही, वो देखिए इस डायग्राम से, कि इतने टाइम के लिए वो डेफिनेट फेज रिलेशनशिप मेंटेन करती है और इसके बाद फेज में चेंज आ जाता है इन केस ऑफ एक्चुअल सोर्स। तो इस फिगर से हम देख सकते हैं, अगर एक्चुअल सोर्स की हम बात करते हैं तो जो वेव्स है वो डेफिनेट फेज रिलेशनशिप मेंटेन रखती हैं ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम टॉ सी, जिसे हम कह सकते हैं कोहेरेंस टाइम। इस पीरियड के दौरान जो लाइट वेव है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है ड्यूरिंग दिस कोहेरेंस टाइम, उसको हम कहते हैं कोहेरेंस लेंथ। मीन्स कोहेरेंस लेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन द कोहेरेंस टाइम। तो अगर हम इस चीज़ को मैथमेटिकली शो करें तो देखिए, ऑर्डिनरी सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो कोहेरेंट टाइम है टॉ सी, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 सेकेंड्स। तो कोहेरेंस लेंथ जो यहाँ पे आएगी वो लेंथ होता है, लेंथ का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 सेंटीमीटर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं जो ऑर्डिनरी लाइट है वो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसके फेज में चेंज आ जाता है, उसके अंदर एक डेफिनेट फेज रिलेशनशिप मेंटेन नहीं रहता। वहीं अगर हम लेज़र सोर्स की बात करेंगे तो इसके लिए जो कोहेरेंस टाइम है टॉ सी, दिस इज इक्वल्स टू 10⁻³ सेकेंड्स। तो कोहेरेंस लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 3000 किलोमीटर हमें मिलेगी। तो हम इसमें कह सकते हैं कि 3000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसके फेज में चेंज आता है। 3000 किलोमीटर डिस्टेंस तक एक डेफिनेट फेज रिलेशनशिप मेंटेन रहता है। तो यानी जो आप कह सकते हो जो लेज़र लाइट होती है वो टेम्पोरल कोहेरेंस शो करती है। अब हम बात करते हैं सेकंड कोहेरेंस, दैट इज द स्पेशल कोहेरेंस के बारे में। देखिए, लेज़र लाइट सोर्स से जो भी वेव्स निकल रही हैं, इन वेव्स के बीच में एक डेफिनेट फेज रिलेशनशिप है, या आप कह सकते हो ये कोहेरेंट वेव्स होती हैं। अब इन वेव्स पे हम एक प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे वेव्स एमिट आउट हो रही हैं किसी लेज़र सोर्स से और इसके ऊपर हम एक प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स हमने लिए हैं ए और बी। तो ए के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, बी के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो मान लेते हैं किसी टाइम टी के ऊपर जो फेज डिफरेंस है वो है फाई। अगर टी डैश टाइम के बाद भी फेज डिफरेंस फाई ही रहता है, सेम ही रहता है, तो हम कह सकते हैं कि इन लाइट वेव्स के बीच में स्पेशल कोहेरेंस है। अगर पॉइंट बी को हम स्पेशल कोहेरेंट कहना चाहते हैं कि पॉइंट बी जो है वो ए पॉइंट के साथ स्पेशल कोहेरेंट में है, तो ए को बी के एरिया में होना पड़ेगा और उसका कोहेरेंस एरिया में जिस एरिया में होना पड़ेगा उस एरिया को हम कहते हैं कोहेरेंस एरिया। ए बी जो यहाँ पे है ये नोट कर रही है ट्रांसवर्स कोहेरेंट लेंथ, क्योंकि जो प्लेन वेव फ्रंट है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है। देखिए, इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं टू द लाइट वेव्स, इसीलिए ए बी को कहा जाता है ट्रांसवर्स कोहेरेंस लेंथ। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हमने 2 पॉइंट कंसिडर किए हैं ए एंड बी ऑन अ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ अ बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ हमने ए और बी माने हैं। E1 और E2 जो है इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड है एट द पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो हम इसके में ये कह सकते हैं कि अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस बना रहता है बिटवीन E1 एंड E2 ओवर इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कह सकते हैं ए और बी जो हैं वो स्पेशल कोहेरेंस पोजेस करते हैं।
So we can say if there is a constant phase difference between E1 and E2 over an interval of time, तो हम कह सकते हैं ए और बी जो है वो स्पेशल कोहेरेंस में है। जो पॉइंट बी है वो मस्ट लाई करना चाहिए एक फाइनाइट एरिया, यानी मान लेते हैं जो ए पॉइंट है इसको सराउंड करता हुआ बी पॉइंट लाई करना चाहिए और एक फाइनाइट एरिया कवर करना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव कि हम कह सकें बी जो है वो स्पेशल कोहेरेंस में है ए के साथ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट पी है इट मस्ट लाई विद इन सम फाइनाइट एरिया, फाइनाइट एरिया में लाई करना चाहिए जिस एरिया को हम कहते हैं कोहेरेंस एरिया। और ये जो एरिया है ये ए पॉइंट को सराउंड करेगा, तब हम कहेंगे कि बी और ए जो है वो स्पेशल कोहेरेंस में है। यहाँ जो डिस्टेंस ए बी है इसे हम कह सकते हैं ट्रांसवर्स कोहेरेंस लेंथ। जो स्पेशल कोहेरेंस है इसी को ही कहा जाता है लेटरल कोहेरेंस। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कंसिडर करेंगे यंग्स डबल होल एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट सोर्स एस कंसिडर किया है जिसको एक स्क्रीन के सामने प्लेस किया है और इस स्क्रीन के अंदर दो होल्स हमने लिए हैं A1 एंड A2 जो कि इक्वल और स्मॉल डायमीटर्स के हैं और इन दोनों होल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है D। तो यहाँ पे हमने सोर्स कंसिडर किया है और ये हमने स्क्रीन लिया विद द टू होल्स A1 एंड A2 सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू होल्स इज D। तो यहाँ जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा इन वेव्स की वजह से वो हमारा स्क्रीन बी के ऊपर प्रोड्यूस हो जाएगा, वहाँ पे हमें ऑब्टेन हो जाएगा। अब जो एस सोर्स से जो वेव्स हमें मिल रही हैं वो इन दो होल्स A1 और A2 से पास करेंगी और इनसे पास करके हमें जो पॉइंट O है, यहाँ पे जो पॉइंट O है इसके ऊपर पहुँच जाएंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि S एक पॉइंट सोर्स है। अगर S पॉइंट सोर्स है तो वो हमें एक स्फेरिकल वेव फ्रंट देगा जो A1 और A2 जो दो होल्स हमने कंसिडर किए हैं उसको कोहेरेंटली इल्यूमिनेट कर देगा। अब यहाँ पे SA1 इज इक्वल्स टू SA2 है, इस डायग्राम से आप देख सकते हो। यहाँ पे SA1 इज इक्वल्स टू SA2 हमने लिया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हमें मिलेंगी वो O पॉइंट के अराउंड मिलेंगी सच दैट जो मैक्सिमा होगा वो O के ऊपर होगा। अगर हम यहाँ पे एक और पॉइंट सोर्स S डैश प्लेस कर देते हैं सच दैट S और S डैश के बीच में कोई फेज रिलेशनशिप नहीं है तो हमें एक और इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा B स्क्रीन के ऊपर जो कि सिंपल सुपर इम्पोज हो जाएगा पहले वाले इंटरफेरेंस पैटर्न के ऊपर जो S से प्रोड्यूस हुआ था। तो जैसे जैसे हम S डैश सोर को S से अवे लेते जाएंगे, दूर लेते जाएंगे, तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेगा S डैश है वो भी स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस बाय S। तो एक पर्टिकुलर सेपरेशन पर बिटवीन S एंड S डैश जो इंटरफेरेंस मैक्सिमा है S डैश का वो S के मिनिमा पे फॉल कर जाएगा और जो मिनिमा है S डैश का वो S के मैक्सिमा पे फॉल कर जाएगा। तो इसकी वजह से हमें एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा। हम मान लेते हैं दोनों सोर्सेज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज S डैश वो A के बराबर है। तो तब जब हमारी फ्रिंजेस डिसअपियर हो जाती हैं, अब जो O पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है A1 और A2 से, तो जो फ्रिंजेस है वो डिसअपियर हो जाएंगी अगर जो पार्ट डिफरेंस है बिटवीन S डैश A2 एंड S डैश A1 वो लैम्डा बाय 2 हो जाए। लैम्डा यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, जो हमने लाइट यूज़ की है उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है और अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो जाता है तो जो फ्रिंजेस बनेंगी वो डिसअपियर हो जाएंगी। तो यहाँ से हमने देखा कि SS डैश is equals to A and distance between the two holes that is A1 A2 is equal to D। तो जो डिस्टेंस होगा between the S and स्क्रीन ये हमने कंसिडर किया है। जो स्क्रीन होल्स वाली जो स्क्रीन है वो जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ये होल्स वाली जो स्क्रीन है ये और यहाँ पे जो सोर्स है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल D। तो यहाँ से अगर हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे दैट इज S डैश A2 वो बराबर आएगा D स्क्वायर प्लस में D बाय 2 प्लस A, क्योंकि हमने O पॉइंट देखा ये सेंटर पे लाई कर रहा है इस डायग्राम में यहाँ पे। तो ये पूरा डिस्टेंस अगर D है तो ये हाफ हो जाएगा D बाय 2 और ये भी हो जाएगा D बाय 2। तो इससे हम S डैश A2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो S डैश A2 की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी D स्क्वायर प्लस में D बाय 2 प्लस A का होल स्क्वायर पावर हाफ। मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम सिमिलरली हमें S डैश A1 मिल जाएगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब हम जानते हैं जो D और A है दैट इज A यहाँ पे है दोनों सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस और D है A1 और A2 जो होल्स लिए उनके बीच का, ये D से काफ़ी स्मॉल है। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे S डैश A2 माइनस S डैश A1 तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी लैम्डा बाय 2 के बराबर है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें A की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी लैम्डा D अपॉन में 2D।
ए था दोनों सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3। तो जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वो मिलेंगी वो हमें अच्छे कंट्रास्ट में मिल सकती हैं अगर जो ए है इट इज़ वेरी लेस देन लैम्डा डी अपॉन 2d, और यहाँ से हम डी को लिखोगे तो डी को लिख सकते हैं लैम्डा डी अपॉन में 2a। इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। इसी को अगेन हम लिख सकते हैं ए इज़ लेस देन लैम्डा डी बाई डी और डी इज़ लेस देन लैम्डा डी अपॉन में ए, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5 है। तो अगर हम a बाई डी को थीटा पुट करते हैं वेर थीटा इज द एंगल सबस्टेंडेड बाय द सोर्स एट द स्क्रीन, यानी जो स्क्रीन जिसके अंदर हमने होल माने हैं A1 और A2 उसके ऊपर जो एंगल सबस्टेंड किया है सोर्स ने उसको हम थीटा मान लेते हैं। तो हम यहाँ से पुट करेंगे तो d इज़ वेरी वेरी लेस देन लैम्डा बाय थीटा, अगर हम चाहते हैं हमें जो फ्रिंजेस मिले उनमें गुड कंट्रास्ट हो। तो ये जो डिस्टेंस आता है लैम्डा बाय थीटा इसी को हम कहते हैं लेटरल कोहेरेंस विड्थ। तो इस तरीके से हमने यहाँ सोर्स कंसिडर किया है, एक्सटेंडेड सोर्स जो इल्यूमिनेट कर रहा है दोनों होल्स को, यहाँ दोनों होल्स है, यहाँ पे एंगल थीटा है। तो अगर हम सन एज ए सोर्स कंसिडर करते हैं और लैम्डा को वैल्यू लेते हैं 5 × 10⁻⁻7 मीटर, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू मिलेगी 32 मिनट्स एंड देन उसको रेडियन में अगर हम चेंज करेंगे तो 0.01 रेडियंस। तो यहाँ जो लेटरल कोहेरेंस आएगी दैट इज लैम्डा बाय थीटा, ये हमें मिलेगी 5 × 10⁻5 मीटर। तो हम कह सकते हैं जो सेपरेशन होगा दोनों पिन होल्स के बीच में वो 5 × 10⁻5 मीटर से कम होना चाहिए, तभी हमें जो फ्रिंजेस मिलेगी उनमें गुड कंट्रास्ट होगा अगर हम सन को यूज़ करते हैं एज ए सोर्स टू इल्यूमिनेट द होल्स। सो दिस इज़ अबाउट कोहेरेंस, टेम्पोरल एंड स्पेशल कोहेरेंस। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने लेज़र्स के बारे में स्टडी किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसके प्रिंसिपल के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेज़र्स। थैंक यू।